जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव में। मैं वर्तमान में एमपी पुलिस में एज अ कांस्टेबल कार्यरत हूँ। वर्तमान में मध्य प्रदेश में पिछले 9 वर्ष से सेवाएं दे रहा हूँ और मेरा भी 9534 वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ है। आप सब लोगों को पता है कि हम सब लोगों के मेडिकल के जो कॉल लेटर हैं वो सबको लगभग लगभग प्राप्त हो चुके हैं। और कल हमारे जो मंडल का जो था चित्रकूट धाम मंडल का, वो भी मेडिकल लेटर एक वायरल हुआ है और उम्मीद है कि सब लोगों का जल्दी स्टार्ट होने वाला है। 17 से है वो, और आप सब लोगों के भी बहुत सारे लोगों के 17 से स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि मेडिकल बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। और मेडिकल के बाद आपने देखा होगा कि तुरंत ही वेरिफिकेशन भी कराया जाना है। तो बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे थे कि हमारे ऊपर एनसीआर दर्ज है, 151 में चालान हुआ है और 107-16 वगैरह में भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो क्या वेरिफिकेशन में कुछ दिक्कत आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो मैं बताना चाहूँगा पॉइंट टू पॉइंट कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं, और क्या आप लोगों को या किसी को भी जो फोर्स से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी देख रहा है। एमपी पुलिस के भी कांस्टेबल की आई हैं, जिसके जल्द फाइनल रिजल्ट जारी होने वाले हैं, तो उनका भी आगे चल के वेरिफिकेशन होगा। और आप सबका, हम सबका अभी यूपीएसआई में मेडिकल और वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होना है पूरा, तो उस बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों चर्चा करेंगे कि एनसीआर क्या होती है। एनसीआर में क्या दिक्कत हो सकती है हम लोगों को अगर एनसीआर किसी थाने में आपकी खिलाफ़ अगर दर्ज है तो जहाँ तक एनसीआर का सवाल है, तो एनसीआर का मतलब होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। थानों में अधिकतर जो छोटे छोटे मामले होते हैं, लड़ाई झगड़ा के, गाली गलौज में भी माँ बहन की जो गाली हैं वो इसमें नहीं आती हैं। अगर 294 धारा लगी है तो फिर वो एफआईआर में ही जाएगी, क्योंकि वो गाली जो सुनने में बुरी लगे तो उसमें 294 ही लगती है। साधारण गाली गलौज, मारपीट वगैरह के लिए एनसीआर ही दर्ज की जाती है। और एनसीआर की प्रोसेस पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि इसमें क्या कार्रवाई होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनसीआर को लेके आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीआर की जो पूरी कार्रवाई रहती है वो थाने स्तर पर ही होती है और थाने तक ही वो पूरी फाइल सीमित रहती है। एनसीआर थाने के रिकॉर्ड तक ही सीमित रखी जाती है, उसका न्यायालय से कोई लेना देना नहीं होता है। उसका न्यायालय से तब लेना देना होता है जब फरियादी, जो कंप्लेनेंट है, उसने थाने पर एनसीआर दर्ज करवाई, यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लो कि एनसीआर दर्ज कब होती है। अगर साधारण मारपीट है, गाली गलौज हुआ है, तो पुलिस साधारण धाराओं में धारा 323, 504 आईपीसी के तहत आपकी एफआईआर नहीं, एनसीआर काट लेती है। धारा 155 सीआरपीसी के तहत ही लिखी जाती है, और इसका आपको जिक्र शपथ पत्र वगैरह में किसी में भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मामला असंज्ञेय होता है और पुलिस भी इस पर मतलब संज्ञान नहीं लेती है। पुलिस उसमें स्पष्ट फरियादी को लिख के देती है कि शिकायतकर्ता को न्यायालय जाने की सलाह दी गई। मतलब मामला संज्ञेय नहीं था चूँकि, तो पुलिस ने कह दिया कि आप जाइए न्यायालय से करवाइए अगर आपको कुछ करवाना है तो जब फरियादी न्यायालय जाता है, न्यायालय जाने के बाद अगर फिर न्यायालय संज्ञान लेता है इस बात का कि हाँ इसमें अपराध होना चाहिए था, अपराध बनता था, तो ही अपराध होगा, अदरवाइज़ अपराध आपके ऊपर कायम नहीं होगा और एनसीआर वहीं निपट जाएगी। अधिकांशतः पुलिस आती है एनसीआर वाले केसों में, मोस्टली आपको तलब करती है, बुलाती है। वो सब आप लोग जानते हैं कि क्यों आती है, क्यों बुलाती है। वो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि क्यों आती है, क्यों बुलाती है। हाँ, एनसीआर का जो मामला है वो वहीं सेटल हो जाता है, थाने लेवल पे ही सेटल हो जाता है। और उसमें जो फरियादी अगर न्यायालय में रिपोर्ट करता है, न्यायालय में परिवाद दायर करता है कि हमारी उचित सुनवाई मतलब वहाँ पे नहीं हुई, हमने ऐसा ऐसा परिवाद दायर, वो एनसीआर दर्ज करवाई थी थाने में, तो न्यायालय उचित समझता है तो एफआईआर के आदेश थाने को दे सकता है, तो फिर थाने पे एफआईआर करनी पड़ती है, अदरवाइज़ उसमें कुछ नहीं होता है। और कंडीशन कब कब बनती है एनसीआर में कार्रवाई होने की। जब एनसीआर में
चोट ज़्यादा हो फरियादी को, तो कभी कभी पुलिस उसमें भी सिर्फ मारपीट की धारा 323 ही लगा के एनसीआर काट देती है, लेकिन उसका मेडिकल सरकारी अस्पताल से करवा दिया जाता है। तो आपका मेडिकल होने के बाद जिसका भी मेडिकल होता है, अगर उसमें फ्रैक्चर आ जाता है एक्सरे में, डॉक्टर रिकमेंड करता है इसका एक्सरे कराया जाए, और अगर एक्सरे में फ्रैक्चर होना लीक कर देता है डॉक्टर, तो फिर 325 आईपीसी उसमें लग जाती है, और 325 आईपीसी लगते ही फिर पुलिस को संज्ञान लेके स्वतः ही एफआईआर कायम करनी पड़ती है। फिर आपके ऊपर एफआईआर उसमें हो जाती है, अगर उसको गंभीर चोट हुई तो। अगर चोट का मामला फ्रैक्चर तक पहुंच गया है तो ही। अदरवाइज एनसीआर में निपटारा मोस्टली मैं आपको बता देता हूं किस तरह से हो जाता है। पुलिस या तो वही मामला सेटल कर लेती है, आपके पास आएगी। अगर पुलिस को लगता है कि एनसीआर दर्ज हुई है, जो दोनों पक्ष हैं उनमें काफ़ी टाइम से विवाद चल रहा है, तो पुलिस एक बचत के लिए अपनी एक नई कार्रवाई करती है 107-16 सीआरपीसी की। 107-16 सीआरपीसी की कार्रवाई में दोस्तों ऐसा होता है कि आपको मुचलके पे बाउंड ओवर करवाया जाता है, पाबंद करवाया जाता है। एक हिसाब से आपसे एक बोल ली जाती है कि आप आगे चल के कोई अपराध नहीं करोगे। तो उसमें 107-16 का जो इस्तेगासा आपके खिलाफ़ तैयार किया जाता है, तो उसको पेश करता है पुलिस थाना जो है वो आपको वो करवा के आपके खिलाफ़ बना के, और उसको तहसील या एसडीएम कार्यालय में, या जहाँ पे कमिश्नरी का जो चलता है, तो कमिश्नरी में वहाँ पे सीओ ऑफिस वगैरह में करवाया जाता है उसको। तो उस पर फिर बाउंड ओवर जब होता है तो आपके लिए नोटिस निकलते हैं। तो कई बार लोग पैनिक हो जाते हैं कि हमारे खिलाफ़ तो नोटिस आ गया, क्योंकि लड़कों को पता नहीं होता है, लोगों को पता नहीं होता है कि 107-16 का नोटिस ये क्यों निकला है। वो सिर्फ आपसे शांति बनाए रखने के लिए एक प्रतिभूति होती है, एक दस्तावेज होता है कि आप इतने समय तक कोई अपराध नहीं करोगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। अगर करोगे तो फिर जितनी राशि पे आपको 10-20 हज़ार रुपये पे जितने पे भी बाउंड ओवर करवाया जाएगा, उतनी राशि का आपसे जुर्माना भरवाया जाएगा। अगर और मुकदमा भी करा जा सकता है थाने में आपके खिलाफ़। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो एनसीआर में ऐसी ज़्यादा कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। एनसीआर बहुत आराम से निपट जाती है। एनसीआर में भी धारा 323, 504 आईपीसी हालांकि लगी रहती है, लेकिन वो संज्ञेय धारा नहीं होती, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही शपथ पत्र में जिक्र करने का कोई सवाल है उसको। शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से विशेष तौर से विध्वंसक कार्रवाई को लेके आपको दिखाया गया है उसमें कि आपके खिलाफ़ कोई आपराधिक प्रकरण तो नहीं है, विध्वंसक कार्रवाई में आप सम्मिलित तो नहीं रहे हो। तो जैसे 147 आईपीसी के तहत अगर आपके खिलाफ़ कभी अपराध पंजीबद्ध हुआ है बलवा वगैरह में उपद्रव करते हुए, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत हो जाती है कि हाँ भाई और दिक्कत है, क्योंकि मुकदमा हुआ है और फिर वो न्यायालय तक गया है। अगर बात न्यायालय तक नहीं पहुंची है तब तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेम कंडीशन 151 सीआरपीसी में भी होती है। 151 में चालान कब बनाती है पुलिस? 151 में तब चालान बनाती है जब कहीं पुलिस को सूचना प्राप्त होती है कि फलानी जगह पे दो पक्ष आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, कि एक ही पक्ष लड़ झगड़ रहा है और कोई बड़ी घटना घटित हो जाएगी। तो पुलिस उस अपराध को रोकने के लिए जो व्यक्ति हैं या जो व्यक्ति है तो उसको गिरफ़्तार करके लाती है थाने से, उसके खिलाफ़ गिरफ़्तारी वगैरह उसकी भर के, और उसको तहसील न्यायालय या सीओ ऑफिस में जहाँ भी उचित न्यायालय में पेश कराया जाता है, और वहाँ से फिर उसके खिलाफ़ वो सेम प्रोसेस होती है। 151 के साथ में 107-16 सीआरपीसी की भी कार्रवाई होती है, तो उसमें भी आपको बाउंड ओवर मोस्टली कराया जाता है। 90% केसों में बाउंड ओवर ही हो जाता है। बहुत कम केस हैं, बहुत कम मामलों में मतलब पुलिस को लगता है कि नहीं इसका जेल जाना ही ज़रूरी है, तो फिर वो मजिस्ट्रेट को लिख के देते हैं, तहसीलदार महोदय को या एसडीएम महोदय को, कि आप तो इसे जेल ही भिजाइए, तो फिर इसका बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। तो फिर उसको 2-4 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है, लेकिन आपको वो भी कोई जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी एक माइनर कार्रवाई में ही आ जाती है। सेम प्रोसेस है 34 पुलिस एक्ट वगैरह में। पुलिस एक्ट की जो कार्रवाई रहती हैं उसमें भी साधारण सा जुर्माना रहता है, तो उसमें भी आपको जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके खिलाफ़ अगर मुकदमा हुआ है, एफआईआर हुई है और वो न्यायालय तक गई है, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर उसमें आप दोषमुक्त हो चुके हो तो फिर आपको जिक्र करना पड़ेगा कि मेरे खिलाफ़ ऐसा ऐसा अपराध पंजीबद्ध हुआ था इस थाने में और मैं इसमें बरी हो चुका हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ आपको उसका भी जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और बरी नहीं हुए हो, विचाराधीन है, तो वो समझा जा सकता है।
मैंने देखा कई लोग जुए वगैरह में पकड़ जाते हैं, जुआ खेलते हुए। तो जुए में भी बहुत साधारण अपराध है, 100 रुपये का जुर्माना होता है, उसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से निपट जाता है। और यही सब वेरिफिकेशन में चीज़ें देखी जाती हैं। और जितने सारे कैंडिडेट हैं, मुझे तो उम्मीद है कि ऐसे किसी के ऊपर ज़्यादा तो होंगे नहीं। पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज आए ग्रुप से, कई लोगों ने मैसेज किए कि और हमारे खिलाफ़ एनसीआर है सर, हमारे खिलाफ़ 107/16 में नोटिस निकल गया था। तो उन सब लोगों के लिए मेरी ये सूचना थी कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ना आप किसी और को पैनिक कीजिए। आराम से अपना मेडिकल और वेरिफिकेशन करवाइए और बढ़िया आराम से ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।